नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग अलग मुठभेड़ में पाकिस्तान नागरिक समेत जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। ताजा खबरें ये बता रही हैं कि सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने मिलकर पिछले 12 घंटे में कश्मीर से 6 खूंखार आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और ये सभी आतंकी अनंतनाग और कुलगाम में ही हुए दो अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं और इसमें से 2 के पाकिस्तानी होने की भी पुष्टि हुई है। और पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर कुलगाम जिले के हमा क्षेत्र में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान ही छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इसके साथ ही दोनों मुठभेड़ में कुल 6 आतंकवादियों और 2 पाकिस्तानी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं उससे पूर्व की मारे गए आतंकवादियों के पास से एक M40 और जबकि 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। और दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शाहबाद में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शाहबाद में ही सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई और इस दौरान ही मुठभेड़ में भी जैश के आतंकी को मार गिराया। और इसके साथ ही वहां मारे गए आतंकवादियों के बारे में टिप्पणी करते हुए कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि इन आतंकवादियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बिना टीका लगाए लोगों को संक्रमित तो कर ही रहा है और साथ में ही टीका लगा चुके लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी दावा किया है कि टीके अभी भी प्रभावी हैं। और WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं और भले ही कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन इसकी गंभीरता अभी नए स्तर पर नहीं है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने टीकाकरण पर जोर दिया है और बुधवार को एक ट्वीट में कहा उन्होंने कि जैसा कि अपेक्षित था कि टी सेल की प्रतीक्षा और ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर है और ये हमें गंभीर से बीमारी से भी बचाएगा। अगर आपके टीके नहीं लिया है तो कृपया टीका जरूर लगवाएं। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचकर जल्दबाजी होगी। और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि कई देशों में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो रही है और जो भी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर भी जरूरत कम हुई हो रही है। और एक ये अच्छा संकेत है जो बताता है कि जिनको पहले से ही वैक्सीन लगी है या कोरोना होने की वजह से इम्यूनिटी मिली है, उनको इस वायरस से बचाव मिल रहा है। देश में अगले 2 महीने के भीतर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पंजाब के राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में पीएम मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम राजनेता जनता को लुभाने के लिए चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। और आज गुरुवार को ही उत्तराखंड में पीएम मोदी, यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं और आपको बता दें कि वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च निकालेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह में आपको बता दें कि यूपी में ही 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और केजरीवाल चंडीगढ़ में ही विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी आएंगे और इस दौरान वो चुनावी राज्य उत्तराखंड में
एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं सिंचाई, सड़क, आवास और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती है। और पीएम उधम सिंह नगर जिले में ही एम्स ऋषिकेश, सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोर शोर से जुटे हुए हैं और शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी अभियान में जुटे अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद और अलीगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अमित शाह उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम 4 बजे शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव की आखिरी रैली के बाद शाह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे और बताया जा रहा है कि शाह चुनावी तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे और चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस फैक्ट्री मार्च में आपके पंजाब के ही सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होने वाले। कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है और वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन टीम को देखते ही घर छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उनसे बहस मारपीट पर उतर आते हैं। ऐसा ही मामला सांचौर के माखूपुरा में देखने को मिला है और जहां मेडिकल टीम को देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गई। कुछ महिलाएं मेडिकल टीम को धमकाने लगी। करीब 1 घंटे तक महिलाओं को समझाया, लेकिन महिलाएं टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार टीम को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल मेडिकल टीम जहां वैक्सीन लगाने गई थी, वहां 10 घुमतू परिवार के लोग रहते हैं और यहां डॉक्टर मनोज कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में ही टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी और मेडिकल टीम को देखकर कुछ महिलाएं घर छोड़कर भाग गई तो कुछ महिलाएं टीम से बहस करने लगी और एक महिला तो रोने तक लग गई थी। दरअसल मेडिकल टीम के सदस्य एक घर में पहुंचे जहां एक महिला काम कर रही थी और टीम ने महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और उठकर घर के अंदर चली गई। इसी तरह एक दूसरी महिला भी घर से बाहर निकल गई और एक नर्सिंग कर्मी ने हाथ जोड़ते हुए ही कहा कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है और आप वैक्सीन लगवाओ। और इस पर महिला ने ही नर्सिंग कर्मी को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरे हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मेडिकल टीम ने उसे काफी देर तक समझाया, लेकिन उसने टीका नहीं लगवाया। जालौर जिले में भी 18 साल की ज्यादा से उम्र के 13.75 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगने का लक्ष्य रखा गया है और इससे 10,77,736 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 3 लाख लोगों ने भी अभी भी पहली डोज नहीं लगवाई है और जिले में 7,53,744 लोगों को दूसरी डोज लगी है और वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करने के लिए मेडिकल टीमें अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की। आपको बता दें कि दरअसल उन्हें बुधवार को शहरी स्थानीय निकायों के विभाग से हटा दिया गया और ये बताया गया कि उन्हें गृह विभाग भी खोना पड़ सकता है। इसी को लेकर मंत्री विज ने इस्तीफा देने का इरादा कर लिया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि उनके पद छोड़ने की पेशकश तब हुई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें गृह विभाग से भी हटाने का इरादा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने मंगलवार को सीएम से कहा कि पिछले 2 साल से मुझे गृह विभाग से बेदखल करने का अभियान चलाया जा रहा है और मुझे गृह विभाग से ही क्यों हटाया जाए, मैं अपने सभी विभागों को छोड़ने को तैयार हूं।
बता दें कि अनिल विज 6 बार के विधायक हैं और गृह मंत्रालय से हटाए जाने की संभावना से नाराज मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश का एक पत्र भी तैयार किया है। विज ने कहा कि उन्हें शुरू में ही सीएम ने कहा था कि उन्हें नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता को आवंटित करने के लिए भी एक विभाग छोड़ना होगा, लेकिन फिर सीएम ने मुझसे कहा कि वो अपने लिए गृह विभाग का प्रभार भी चाहते हैं और इसलिए मैंने सीएम से कहा कि मैं सभी विभागों का प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हूं और इसे राज्यपाल को लिखित रूप से दूंगा। फिलहाल बुधवार की स्थिति के अनुसार विज के पास गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और औद्योगिकी विभाग है और मंत्री ने कहा कि वो कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहने वाले नहीं हैं और एक विधायक के रूप में ही लोगों के लिए काम करने में उन्हें खुशी होगी और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं इन मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे लिए मंत्री पद, विभाग, सुविधाएं और विशेषाधिकार मायने नहीं रखते। मैंने सीएम से कहा कि मैं अपने सभी विभागों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद घर लौटने की अफरा तफरी में छात्रों में नए जमकर उत्पात मचाया है और आपको बता दें कि जयपुर, उदयपुर में जाम लगा दिया गया तो भरतपुर, अजमेर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हालत बेकाबू दिखाई दिए। इस वजह से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की और असल में सरकार ने उनको लेकर भी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है और इसके बाद भी अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सफर कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा और बसें कम होने की वजह से राजस्थान सरकार की ये सुविधा अभ्यर्थियों के लिए दुविधा बन गई है और इसकी वजह से प्रदेश भर में कड़कड़ाती ठंड में ही हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जयपुर में भी जहां नाराज अभ्यर्थियों ने नारायण बिहार के पास हाईवे पर जाम लगा दिया और वहीं उदयपुर में 5000 वाहनों का जाम लग गया। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी थी। पर्याप्त संख्या में ही बसों की व्यवस्था नहीं की गई और इसकी वजह से प्रदेश भर में लाखों छात्रों को परेशान होना पड़ा। उदयपुर में आपको बता दें कि उदियापोल बस स्टैंड और सेवाश्रम रोड पर लंबा जाम लगा रहा और कई चौराहों पर लोगों को जाम में करीब 1 घंटे तक फंसा रहना पड़ा और लंबे जाम में परेशान किया। अभ्यर्थियों को देखते हुए आम यात्रियों ने रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बस सेवा से लगभग दूरी बना ली है और अगर कोई आम आदमी इस पे सफर करना चाहता है तो उसका राजस्थान रोडवेज की बसों में नंबर ही नहीं आ रहा है। बेकाबू भीड़ के आगे रोडवेज कर्मचारी भी बेबस नजर आ रहे हैं और उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों के बीच भी लगभग 43,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे और इससे भीतरी और बाहरी शहर के चारों रास्ते जाम हो गए। हालत ऐसे बन गए कि दिल्ली गेट और गुलाब बाग, मुखर्जी नगर, घंटा घर, बापू बाजार और हाथी के रास्ते, सारे रास्ते जो है वो वाहनों से भर गए और इस दौरान ही ये करीब 5000 वाहन फंसे रहे। इन्हें रोकने के लिए भी ना तो रोडवेज प्रबंधन आगे आया और ना ही पुलिस प्रशासन। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सौगात छात्रों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में फिर से बदला मौसम का मिजाज बदल चुका है। आपको बता दें कि जहां झमाझम बारिश और उसके साथ ही स्थानों पर हुई जोरदार बर्फबारी ने लोगों को जरूर ठंडक पहुंचाई है। इससे पहले मंगलवार दोपहर तक हल्के बादल छाए रहे और दिन में उमस से लोग परेशान होते रहे, लेकिन शाम 4:30 बजे मौसम ने अचानक ही करवट ले ली और तेज बारिश होने लगी। 1 घंटे तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होती रही और इस बीच बादलों की गड़गड़ाहट और गरज चमक के साथ रिमझिम बारिश के साथ ही बर्फबारिश भी होती रही। जहां मौसम विज्ञानी ने बताया है कि मानसून त्रिड़िका और गंगानगर और नारनौल, ग्वालियर, चरक और गया और कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा है। मौसम में चेंज जो है वो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और एक पूर्व पश्चिम शेयर जोन में 17 डिग्री में ही 4.5 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक में मौजूद है और इस कारण से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में बारिश को हो रही है और आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और गरज चमक जोरदार सुनाई दे रही है और जिसको देखते हुए ही मौसम विभाग द्वारा आवागमन पर दुर्घटना होने की भी चेतावनी जता दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की जो 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और ये परियोजनाएं सिंचाई और सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य ढांचा, उद्योग, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। पीएमओ ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में आज सड़क चौड़ीकरण और पिथौरागढ़ में ही पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए की है और वहीं प्रधानमंत्री लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से ही बनने वाली लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे और इस परियोजना की भी 19,076 में पहली बार कल्पना की गई थी और ये कई वर्षों से ही लंबित पड़ी थी। और पीएमओ ने कहा है कि बहुत अधिक समय से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार ही इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वहीं राष्ट्रीय महत्व की ये परियोजना लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई, 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के साथ ही देश के 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और हिमाचल और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने के सक्षम बनाएगी। और इस दौरान ही प्रधानमंत्री लगभग 8,700 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे और जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर सड़क को 4 लेन का बनाना, गदरपुर, दिनेशपुर और मडकोटा हल्द्वानी रोड के 22 किलोमीटर के हिस्से को 2 लेन का और किच्चर से नगर तक का 18 किलोमीटर के हिस्से को 2 लेन का बनाना और उधम सिंह नगर में ही 8 किलोमीटर लंबे खटीमा बाईपास का निर्माण और 175 करोड़ से अधिक की लागत से 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर जिले में एम्स, ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे और इन दोनों अस्पतालों को क्रमश 500 करोड़ रुपए और 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए आर्या न्यूज।